अगर मंदिर की बात करें तो सबसे पहले आपके मन में किसका ख्याल आता है? लाजमी सी बात है, आप ये कहोगे कि हमारे भगवान का, हमारी कुल देवी का, हमारे कुल देवता का। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के मंदिरों का भी निर्माण करते हैं। क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास कर पाएंगे? और जहाँ पर आपकी सोच खत्म होती है वहां से इनका मकसद शुरू होता है। और इनके खतरनाक इरादों को भाप पाना भी इतना आसान नहीं होता। आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं यहाँ से आपको कहानियां सुनाता हूँ, कभी हॉरर स्टोरी तो कभी देव के चमत्कार। आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास देहरादून से। देहरादून का एक छोटा सा परिवार जिसमें 5 लोग होते हैं, माता पिता और 2 उनके लड़के। एक का नाम नीरज और एक का नाम विनोद। नीरज जो होता है वो शादीशुदा होता है और उसका देहरादून में अच्छे से कारोबार चल रहा होता है। लेकिन जो इसमें छोटा भाई विनोद होता है, अच्छा खासा पढ़ाई करता है और उसका बचपन से ही यही सपना होता है कि मेरी सरकारी जॉब लग जाए और मैं पहाड़ पर शिफ्ट हो जाऊं। मुझे भाई प्लेन पसंद नहीं है। और इसका किस्मत भी इसका काफी ज्यादा साथ देती है। और ये जैसे ही अपना पढ़ाई निपटाता है, कॉलेज निपटाता है, साथ साथ अपना बीएड भी पास आउट हो जाता है। और साल 6 महीने के अंदर इसका चमोली के एक इलाके में स्कूल में जॉब लग जाती है। अब जैसे ही साल से 6 महीने इसको जॉब करते हुए तो यहाँ पर विनोद की माता पिता ये कहते हैं कि बेटा हमारे रहते रहते तुम भी शादी कर लो, हमारी एज का क्या पता कल को क्या से क्या हो जाए। और विनोद के लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढी जाती है और विनोद की भी यहाँ पर शादी हो जाती है। और विनोद की माता जी ये कहती हैं कि बेटा जहाँ पर तू रहता है तुझे रोटी पानी बनाने की समस्या होती होगी तो बहू रानी को भी साथ ले जा, वहां पर तेरे साथ रहती रहेगी। विनोद जो होता है, एक उसने मकान रेंट पे लिया हुआ होता है जिसमें लगभग 3 कमरे होते हैं। और वहां पर एक विनोद ने हेल्पिंग हैंड कह लो, एक लड़की रखी हुई होती है जो उसको खाना वगैरह बना कर देती है। और जो उसका मकान होता है उससे लगभग उसकी 2 किलोमीटर की दूरी होती है। और विनोद भी उसको काफी ज्यादा पसंद करता है, उस लड़की को अपनी छोटी बहन मानता है। और वो लड़की भी विनोद को अपने भाई का ही दर्जा देती थी। अब जैसे ही विनोद अपनी पत्नी लेकर जाता है तो वो लड़की की आंखें भर आती हैं। वो ये कहती है कि भैया लगता है अब तुम मुझे यहाँ से नौकरी से निकाल दोगे, अब तो भाभी आ गई, भाभी के हाथ का ही खाना खाओगे। लेकिन जो विनोद की पत्नी थी, यहाँ से मैं नाम बता देता हूँ, दीपा, वो दीपा को तरस आ जाता है। वो ये कहती है कि भैया तू अब ऐसा करना, तू पहले तो घर जाती थी, इतना पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर जाना आना, अब तू मेरे साथ यहीं रहेगी और मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ, एक दूसरे के साथ बोले चलेंगे तो हमारा टाइम पास भी अच्छे से हो जाएगा। और रही बात तेरी नौकरी की, तुझे कोई भी यहाँ से नहीं निकालेगा। और इनकी इसी तरीके से अच्छे से दिनचर्या चल भी रही थी। अब जैसे ही मीना को समय लगता था बीच में, अपना दिन दोपहरी घर चली गई, वहां से काम निपटाया और सीधा भाभी के पास आ गई। तो यहाँ पर दीपा ये कहती है क्यों ना जी हम भी एक यहाँ पर थोड़ी सी जमीन लेकर एक अपना घर बना लें, कब तक यूं ही किरायों पर धक्के खाते रहेंगे। विनोद के भी ये बात समझ में आती है क्योंकि विनोद का भी सपना यही था कि भाई एक घर तो मेरा पहाड़ पर होना ही चाहिए। विनोद अपनी जमीन अरेंज करता है अड़ोस पड़ोस में। अब जैसे ही मकान के लिए कोई उसको मजदूर भी चाहिए थे, ठेकेदार भी चाहिए थे। उनका ये कहना था बाबूजी आपका मकान तो हम बना देंगे जैसा आप कहोगे, लेकिन उसमें शर्त यह है कि हमको हर दूसरे दिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जहां पहले 1-2 जगह काम किया था वहां पर लोगों ने हमारे साथ गद्दारी करी, हमारा पैसा नहीं दिया। तो विनोद ये कहता है कि तुम अच्छे से मकान का काम करो, मकान बनाओ, पैसे की तुम चिंता मत करो। देखो मैं तो जॉब पर जाता हूँ, मैं नहीं आया शाम को तो ये मेरी पत्नी तुम्हें आकर पैसे दे जाया करेगी। अब यहाँ पर बुनियाद बुनियाद का काम भरना भराना शुरू हो गया। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी तो विनोद भी पूरे दिन मिस्त्रियों के बीच में रहता था। एक दिन ऐसा आता है संडे का, जब यहाँ पर विनोद और दीपा दोनों जने जाते हैं अपनी साइड पर अपने मकान की। तो दीपा के दिल में ये आता है कि भाई इस समय काफल का सीजन काफी चल रहा है और मीना ने मुझे एक बार खिलाए थे, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अपने जो मकान बन रहा है इससे थोड़ी सी आगे काफल के काफी ज्यादा पेड़ हैं, क्यों ना हम यहाँ से काफल तोड़ते हुए खाते हुए चलें।
तो विनोद के भी समझ में आती है कि चलो कोई नहीं, आज छुट्टी है, बीबी ने अगर जिद करी है तो भाई डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी। अब ये जैसे ही काफल वगैरह तोड़कर अपना वहां से चलते हैं और उसी जगह पर ही इनको एक छोटा सा मंदिर बना हुआ दिखता है, और काफी ज्यादा ये एरिया वीरान भी था और टूटी फूटी हालत में वो मंदिर था। और उस मंदिर की हाइट आप ये लगा लो 2 से 3 फुट की रही होगी। और दीपा वहां पर जाके बैठ जाती है और इस तरीके से हाथ जोड़ती है कि हे भगवान, हमारा साथ देना और हमारा मकान बन रहा है, इसको अच्छे से बनवा देना और हमारा साथ कभी मत छोड़ना। और विनोद साइड में खड़ा हुआ होता है, ये सब चीजें देख रहा होता है। और दीपा कहती है तुम भी आ जाओ, तुम भी माथा टेक लो। तो इस पर विनोद ये कहता है कि ये कोई मंदिर थोड़ी ना तो इसके अंदर मूर्ति है ना तो कुछ है। तो दीपा ये कहती है कि अभी मंदिर नहीं है तो कुछ समय पहले तो रहा होगा। चलो जी, हमने तो अपनी आस्था से इनको याद किया है और ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इतना ये लोग बोलते बुलाते हैं और सीधा अपने घर चले जाते हैं। और इसी बीच में इनको लगभग 5 से 6 बज जाते हैं। अब संडे का दिन होता है तो मीना भी अपने घर गई हुई होती है किसी काम की वजह से, और ये कहती है कि भाभी मैं कल सुबह होते ही आ जाऊंगी। अब ये जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर दीपा को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे घर के अंदर कोई खड़ा हुआ है। और विनोद से कहती है कि देखना जरा। तो विनोद बोला भाई कुछ नहीं है, कपड़े टंगे हुए हैं, तुझे वहम हुआ है। अब ये इस तरीके का हंसी मजाक करते हैं और ये दोनों जने अंदर चले जाते हैं। और जो भी मीना खाना वगैरह बना कर गई थी बढ़िया से अपना डालते हैं प्लेट में, खा लेते हैं। और जैसे ही रात का समय आता है 11:30 से 12 बजे का, यहाँ पर दीपा को काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी और उसको नींद भी ना आए। तो विनोद ने बोला क्या हो गया, आज सोओगी नहीं क्या? तो यहाँ पर दीपा ये कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है। तो इस पर फिर से विनोद हंसता है और ये कहता है कि पगली, तेरे बगल में तो मैं लेटा हुआ हूँ, और कौन है? तो दीपा कहती है तुम तो मेरे लेफ्ट हैंड पे लेटे हुए हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे दाहिने साइड लेटा हुआ है और साफ साफ महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर विनोद फिर से उसको समझाता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं अब सो जाते हैं। अब ये जैसे ही सुबह उठते हैं और लगभग इनके उठने से पहले पहले मीना आ जाती है, दरवाजा खटखटाती है, भाभी भाभी दीदी इस टाइप का। अब ये जैसे ही अंदर आती है तो ये कहती है कि दीदी लेट तो नहीं हुई। और यहाँ पर विनोद भी अपना बढ़िया से अपना नाश्ता पानी कर कर चला जाता है और ये कहता है कि आज मुझे स्कूल से आने में लेट हो जाएगा और जो भी मजदूरों का पैसा है तू जाकर दे देना। अब ये करते क्या है, जैसे ही शाम होती है तो दीपा यहाँ पर 4 पैसे पकड़ती है, चलो जी मजदूरों को दे दूं। अब ये जैसे ही पैसा देती है और ठीक उसी मंदिर में फिर से जाती है, फिर से वहां पर माथा टेकती है, फिर से वही दुआ मांगती है कि आप हमेशा हमारे साथ रहना। और इधर क्या हुआ, इधर मीना भी इंतजार कर रही, इधर विनोद भी घर आ जाता है। विनोद ये कहता है कि हाँ भाई तुम्हारी भाभी कहाँ है? तो मीना कहती है कि हाँ भाई उनको मजदूरों को भाभी पैसे देने के लिए गई थी, अभी तक आई नहीं। अब यहाँ पर विनोद ने पहले ये सोचा कि भाई रास्ते में जो 1-2 घर पड़ते हैं वो भी काफ़ी इज्जत करते हैं, क्या पता उन्होंने रोक लिया हो। अब ये जैसे ही रात के जब 8 बजे तो यहाँ पर विनोद को चिंता होने लगी। विनोद सीधा पहले उनके घर गया, बोले भाई मेरी घरवाली आई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी घरवाली हमको शाम को मिली थी जब 5 साढ़े 5 बजे मजदूरों की छुट्टी हो रही थी, और उसके बाद हमने तुम्हारी बेटा बीवी को देखा नहीं। विनोद अपनी साइड में जाता है तो उसको नहीं दिखती और विनोद ये सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा सा इधर साइड से उतरकर ऐसे घूम कर जाऊं। अब ये जैसे ही घूम कर जाने को था तो वही वीराना मंदिर उसके सामने उसको पड़ा और ठीक सामने उसकी पत्नी दीपा इस तरीके से हाथ जोड़कर बैठी हुई। और इस बार विनोद को काफी ज्यादा गुस्सा आया। विनोद ने कहा यहाँ कैसे बैठी हुई है? तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी दीपा। विनोद उसका हाथ पकड़ता है और सीधा खींचता हुआ उसका घर ले आता है। तो यहाँ पर मीना कहती है कि भैया क्या हो गया? बोले कुछ नहीं। तो इन्होंने मीना को भी कुछ नहीं बताया कि हाँ भाई उस मंदिर के वहां पर ऐसे ऐसे बैठी हुई है। अब यहाँ पर खाना बनाया जाता है लेकिन दीपा खाना वगैरह भी
कुछ खाना पसंद नहीं करती। जैसे भी आप मान लो एक आधी रोटी खाई होगी तो खाई होगी, ये यहाँ पर सो जाते हैं। अब जैसे ही 12 से 1 बजे का समय आता है और जो किचन थी इनकी और किचन के ठीक सामने कमरा मीना का था, और ये 2 कमरे ऐसे ऐसे थे और एक कमरे में तो चलो विनोद और विनोद की पत्नी थी। मीना को क्या महसूस हुआ, जैसे हमारे किचन से काफी ज्यादा बर्तन हैं भर भरा कर गिरे। अब मीना ने ये सोचा उठकर देखूं भाई क्या हो गया। जैसे ही मीना ने उठकर देखा तो अंधेरा तो था ही, क्योंकि लाइटें वगैरह बंद थी। तो मीना को ये महसूस हुआ कि हमारी किचन के सामने 2 लोग खड़े हुए हैं। एक बार को तो मीना को पसीना आ गया, लगता है कि चोर आ गए हमारे घर में। लेकिन जो स्विच था लाइट का उसके बराबर में था, उसने जैसे ही ऑन किया तो वहां पर कोई भी नहीं। अब मीना ने सोचा कि चलो भाई मेरा भ्रम रहा होगा। मीना ने जब किचन में जाकर देखा तो एक भी बर्तन अपनी जगह से टस से मस नहीं था, सब के सब वैसे रखे हुए थे। मीना ने सोचा कि चलो जी अब मैं अपने कमरे में चलती हूँ सोने को। मीना ने जैसे ही लाइट बंद करी है फिर से उसको वहां पर 2 लोग खड़े हुए दिखे। अब यहाँ पर मीना की चीख निकली। अब जैसे ही मीना चीखी है तो विनोद और दीपा भी निकल कर आए। बोले बेटा क्या हो गया मीना। तो वो बोली कि भैया मैंने ऐसे ऐसे 2 लोग यहाँ पर खड़े हुए देखे हैं। तो विनोद ये कहता है मुझे दिखाओ कहाँ पर है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से उसको समझाया जाता है और विनोद और दीपा अपने कमरे में जाते हैं। और जैसे ही मीना अपने कमरे में आती है और क्या देखती है, जो वो माता रानी को पूजती थी और साथ में एक हनुमान जी की फोटो थी, और जो माता रानी का कैलेंडर कह लो वो उल्टा हुआ था। इसको देखकर मीना और ज्यादा घबराती है, लगता है कि माता रानी भी हमसे विमुख हो रही हैं। और मीना उस कैलेंडर को सीधा करती है और दुर्गा चालीसा का पाठ करने बैठ जाती है। अब जैसे ही पाठ कर रही है उसके कानों में काफी ज्यादा चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, और इस तरीके से उसने कान भी बंद किए हुए हैं, लेकिन वो आवाज अपनी जगह बराबर उसे सुनाई दे रही है। और दुर्गा चालीसा का पाठ करते करते कब सुबह हो गई उसको भी पता नहीं चला। अब जैसे ही सुबह दीपा उठी बिल्कुल फ्रेश, तो दीपा ने जैसे उसका दरवाजा खटखटाया 2-1 बार, उसने दरवाजा नहीं खोला और इस तरीके से धक्का मारा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अब यहाँ पर दीपा ने ये सोचा कि भाई ये तो भक्ति कर रही है, चलो जी कर लेने दो। 2 से 5 मिनट हुए, जब मीना ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो जैसे ही दीपा ने उसको ऐसे करके हाथ लगाया है और ठीक मीना अपने उसी बेड पर गिर गई। अब जैसे ही गिरी है और होश में आई है, बोली भाभी आप कैसे अभी आए हो। तो इस पर दीपा कहती है कि बेटा पूजा भक्ति हो गई है तो नाश्ता बना दो, और ये तू कब से क्या क्या कर रही है। तो इस पर मीना कहती है कि मैं तो उसी समय से रात से दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही थी, मुझे नहीं पता चला ये कब सुबह हो गई। तो इनकी बात फिर से आई गई हुई कि चलो अच्छी बात है, तू भक्ति कर रही थी, तूने रात भर पाठ किया। अब विनोद यहाँ पर चला जाता है और ये कहता है कि दीपा आज पैसे दे देना और ज़्यादा उस एरिया की तरफ मत जाना। तो दीपा कहती है ठीक है, और जो मीना होती है वो ये कहती है भाभी मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा कुछ स्वास्थ्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा और हो सका तो मैं 1-2 दिन क्या पता ना आऊँ। तो दीपा भी कहती है जा बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसी वाली बात है तो चली जा, ये पकड़ 200-500 रुपए और रास्ते में डॉक्टर से दवाई ले लियो। तो यहाँ पर मीना अपने घर चली जाती है। अब जैसे ही विनोद शाम को आता है तो क्या देखता है, घर खुला हुआ है, मीना आवाज मारता है, मीना भी नहीं होती, और जो किचन होता है उसमें खीर वगैरह पक रही थी। तो यहाँ पर विनोद ने ये सोचा था कि भाई चलो कोई नहीं, मजदूरों के लिए खीर बनाई होगी, उनको खिलाने के लिए गई होगी। अब फिर से यहाँ पर इंतजार करते करते आधा पौना घंटा हुआ तो विनोद के दिमाग में ये आया, लगता है ये कहीं फिर से मंदिर की तरफ ना चली गई हो। विनोद अपने मकान की साइड पर ना जाकर सीधा उसी मंदिर की तरफ जाता है और क्या देखता है कि एक कटोरी में खीर रखी हुई है और ये सामने बैठी हुई है और इस तरीके से सिर हिलाए जा रही है, सिर हिलाए जा रही है।
और विनोद ने 2-3 बार इसको कस के आवाज दी, दीपा दीपा, लेकिन उसने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ भी विनोद की बात का जवाब नहीं दिया। विनोद फिर से उसका हाथ पकड़ता है और ठीक खींचकर अपने घर ले आता है और दीपा काफी ज्यादा उससे अपना हाथ छुड़वाने की उसने कोशिश की और विनोद ने क्या किया, जो उसका अपना कमरा था उसने दीपा को अंदर धक्का दिया और बाहर से लगा दी कुंडी और बोले कि अब तू मुझे जाकर दिखा। विनोद इधर बाहर बैठा है किचन के सामने कुर्सी पर और एकदम से धम धम की आवाजें आई। पहले तो दरवाजा पीटने की आवाजें आई, लेकिन उसके बाद जब ये धम धम की आवाजें थी तो कुछ अलग ही रिएक्शन आ रहा था। विनोद ने सोचा कि भाई ये अंदर क्या कर रही है। जैसे ही विनोद ने अंदर दरवाजा खोल कर देखा तो दीपा ने अपना दीवार मार कर पूरा का पूरा सर यहाँ से फाड़ लिया और काफी ज्यादा हालत उसकी पंचर और अजीब सी आवाजें निकाल कर ये कह रही थी किसी औरत की आवाज में कि मैं तो इसको साथ ले जाऊंगी और मैं तो इसकी मदद के लिए आई थी, तुमको बहुत ज्यादा ऐतराज हो रहा है, अब तो मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी, ये इसने मुझे भोग दिया है। जब इतना बोलती है तो ये सब भाई जो भी अड़ोसी पड़ोसी थे, 1-2 मकान वो भी आ जाते हैं और वो पड़ोसी भी इतने अच्छे थे। जो उनके एक पड़ोस का बुजुर्ग था उसने ये सोचा कि भाई इस पर और कुछ नहीं, हवा का चक्कर हो गया है। और जो उनका लड़का था उसने बिना देरी करे अपनी कार निकाली और ठीक दीपा को वहां पर बैठाला और वहीं से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर माता शेरों वाली का मंदिर था। अब ये जैसे ही शेरों वाली माता के मंदिर पे लेके गए और बराबर में उसी बाबा की कुटिया भी थी जिस मंदिर को वो देख रेख करते थे। अब ये जैसे ही बाबा के पास लेकर पहुंचे तो बाबा ने हाथ जोड़ दिए, भाई इसको मेरे पास लेकर मत आओ, इसको ठीक माता रानी के सामने लेकर जाओ, मेरे सामने मत जाओ। तो इस पर विनोद बोला बाबा जी ये सब क्या चक्कर है। बोले बेटा जो मैं पहचान रहा हूँ ये कोई और नहीं, ये नंदनी है और उस गांव में नंदनी आज से लगभग 40 से 50 साल पहले उसका वहां पर वास था और उसकी कोई भी औलाद नहीं थी और वो काफ़ी ज़्यादा पूजा भक्ति करती थी और लोग भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे कि हाँ भाई देखो इसकी संतान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इसका भगवान के प्रति विश्वास नहीं टूटा। होता क्या है, एक दिन हमारे पिताजी निकल रहे थे उसी मंदिर के बराबर से जिस मंदिर पर तुम्हारी बीवी की हालत खराब हुई है। नर कंकाल को अपने सीने के साथ लगाकर तंत्र विद्या कर रही थी। तो हमारे पिताजी ने ये सोचा कि भाई ये और कोई नहीं, ये तो डायन पूजा कर रही है, ये तो खुद डायन है। अब ये बात जैसे ही गांव में फैली, अब जो लोग उनसे बोलते थे और सब ने उससे धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर दिया और काफी लोग उससे डरे। और जिस मंदिर के किनारे तुम्हारी घरवाली ने भोग दिया था खीर का और उसने रातों रात कैसे उस मंदिर को खड़ा कर दिया हमें भी पता नहीं चला। और उस मंदिर में उसने एक शैतान की मूर्ति भी रखी थी और जैसे ही हफ्ता 10 दिन बीता तो उसी मंदिर के बाहर वो मृत पाई गई। उसके बाद गांव के लोगों ने उसको उठाया, उसका अंतिम संस्कार किया और जो उसके अंदर जो मूर्ति थी समय के साथ वो टूटती चली गई, खंडित होती चली गई और उस मंदिर को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि भाई वो शैतान का मंदिर था और गांव वाले लोगों का ये कहना था कि अगर कल को हमारे गांव पर कोई अनिष्ट ना हो जाए। और बेटा तुम्हारी बीवी ने उसी शैतान को जागृत किया है, उसी शैतान को बुलाया है। तो विनोद फिर कहता है बाबा आपकी बातें सारी समझ गया लेकिन अब मेरी बीवी को सही करो। तो वो बाबा जी ये कहते हैं बेटा तुम्हारी बीवी एक ही तरीके से सही हो पाएगी और जो तुम्हारे इष्ट हैं देवी देवता हैं और तुम उसके बराबर में ही एक मंदिर वहां पर खड़ा कर दो और जो वो शैतान का मंदिर है उसको तुम तोड़ दो, तुम्हारी बीवी सही हो जाएगी। बाकी रही जो भी पूजा पद्धति है मैं यहाँ से वो कर दूंगा। और यहाँ पर विनोद को तो पता ही नहीं होता कि हमारे इष्ट कौन है, हमारी देवी देवता कौन है। विनोद अपने घर में संपर्क करता है तो उनके घर वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी इष्ट माता काली हैं।
अब ये वहां पर माता काली की एक छोटी सी आप मूर्ति कह लो वहां पर स्थापित होती है, छोटा सा मंदिर बनता है और एक खुदाल से, और जो वो मंदिर बना हुआ था शैतान का उसको खंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, वहां से निस्तो नाबूद कर देते हैं। और इधर जो बाबा थे उसकी बीवी का झाड़ फूंक भी करते हैं और उसकी बीवी जो लगभग 2-4 दिन में बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है। और जो मीना होती है उसके ऊपर से भी कहीं ना कहीं वो असर हट जाता है, उसको भी बाबा के पास 1-2 बार लेकर गए। अब ये जैसे ही दोनों जने सही हो गए उसके बाद विनोद का मकान भी बनकर खड़ा हो गया और उसके बाद दीपा ने उस तरफ कभी जाना भी जरूरी नहीं समझा। और ये आर्टिकल मुझे किसी और ने नहीं भेजा, ये मुझे भेजा है मीना ने। मीना ने ये कहा है कि अजय भैया आपकी स्टोरी हमने फेसबुक पर देखी, हमको काफ़ी पसंद आई और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है लगभग सन 2004 के करीब हुआ है और अब तो मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और जो विनोद सर हैं उनकी भी लगभग जॉब का समझ लो लास्ट चल रहा है और मुझे वो आज भी पूरा बहनों की तरह मान सम्मान करते हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।